वर्तमान में आते हुए अपने हीरो ने सोचा नहीं था कि ये कंपटीशन इतनी परेशानी पैदा करेगा। सोचते हुए कि प्योर ब्लड गिल्ड आगे क्या करेगा, जब अचानक वो एक स्लिप पर ठोकर खाता है जिस पर लिखा था, मुझसे अरीना में 9 बजे मिलो। जैसे ही वो इसे पढ़ता है उसके दिमाग में दुबई घूमता है। महसूस करता है कि ये एक जाल है। उसे याद है कि सर के और विनफ्रेड ने उसे अपने आप कोई कार्रवाई न करने के लिए कहा था, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपनी क्षमताओं का स्वतंत्रता से उपयोग कर सकता है। आसपास देखते हुए अपना हीरो मान लेता है कि वो प्योर ब्लड गिल्ड या डार्क गिल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए उसे जानकारी ढूंढनी होगी ताकि वो अपने पिता के बारे में सुराग ढूंढ सके। ड्रैगन आई का उपयोग करते हुए वो फैसला करता है कि जो भी हो पकड़ेगा, भले ही ये एक जाल हो। तभी हम देखते हैं कि जेगरी उसके पीछे से आ रहा है, जो इसे रे को देखने का एक संयोग मानता है और आखिरकार उसे बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि सुबह के लोग देखने में सचमुच बदसूरत थे। पता चलता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग थर्ड ईयर जेगरी है और रे उससे पूछता है कि क्या वो प्योर ब्लड गिल्ड से है। कंफ्यूज दिखते हुए जे अपने असली इरादे जाहिर करता है और कहता है कि वो बस उसके साथ लड़ना चाहता है क्योंकि उन्हें कंपटीशन में लड़ने का मौका नहीं मिलता, जबकि जे जोर देता है कि उन्हें अभी लड़ना चाहिए। अपना हीरो सम्मान से मना कर देता है क्योंकि उसे लड़ने का मन नहीं है, जिससे जे गुस्सा हो जाता है। निराश होकर रे ने सोचा था कि उसके पास एक क्लू है, लेकिन वो तो एक मस्खरा निकला जिसके पास बहुत फालतू टाइम था। जे का जिक्र करते हुए अपना हीरो जो दूसरी दिशा में खड़ा है, अचानक जे द्वारा हमला किया जाता है, जो अपनी बड़ी सी तलवार एक जोर की आवाज के साथ मारता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब रे हमले को रोक लेता है, क्योंकि वो अपने ड्रैगन टर्टल गॉन्टलेट्स की मदद से हथियार पकड़ लेता है। अचानक हुए हमले से डरकर वो जे से पूछता है कि क्या वो पागल है, और साफ करता है कि वो लड़ना नहीं चाहता। तभी जे को एहसास होता है कि उसके शक सही हैं और रे की ताकत हंसी में उड़ाने लायक नहीं है। जैसे ही जे उत्साह से कहता है कि कोई भी उससे ये हमला ऐसे नहीं ले सकता और अपने हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखता, लेकिन जे दूसरी बार तलवार से हमला करता है जिससे राय जोर से दूर जाकर गिरता है। अपना हीरो जमीन पर टिक जाता है क्योंकि उसके गॉन्टलेट्स उससे रगड़ते हैं और वो चौंक जाता है सोचते हुए कि जे एक मोटारस जितना ताकतवर है, जबकि ऐसा लगता है कि रे के पास उससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो उसे तब तक नहीं जाने देगा जब तक वो उसे हरा न दे। अचानक उसकी नज़र जे के पीछे खड़े किसी पर पड़ती है। इसी बीच जे उस पर आने के लिए जोर देता है। अपना हीरो तुरंत समझ जाता है कि मास्क वाला आदमी प्योर ब्लड गिल्ड से है। जैसे ही उसे एहसास होता है, राय के अंदर गुस्से की एक चिंगारी दौड़ जाती है और अपनी निगाह उस पर टिकाए हुए अचानक वो ची का इस्तेमाल करते हुए जे को रास्ते से हटा देता है जब वो उस पर एक पंच मारता है। इसके बाद राय मास्क वाले आदमी की तरफ उछलता है और उस पर एक जलता हुआ हमला करता है, लेकिन उसका हमला जैसे ही मास्क वाले आदमी के भाले से टकराता है, गायब हो जाता है। अपने हमले को हवा में गायब होते देख अपना हीरो अनुमान लगाता है कि उस भाले में कुछ तो है। जल्द ही उन्हें बड़ा सा आदमी जे इंटरप्ट करता है, जो गुस्से में है और मास्क वाले आदमी से पूछता है कि वो कहाँ से आया, उसे सिखाते हुए कि एक स्पार में दखल नहीं देना चाहिए, सोचते हुए कि ये बड़ा आदमी कितना बड़ा न्यूसेंस है। जे एक होने का सबूत देता है जब वो मास्क वाले आदमी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, और उसी पल वो इशारा करता है जब वो अपना हाथ हिलाता है, जिससे उसके दूसरे साथी सीन में एंटर हो जाते हैं। मास्क वाले साथी रे को घेर लेते हैं, जबकि जे लीडर के साथ लड़ता है और सोचता है कि दोस्त लाना काफी अनप्रोफेशनल है, लेकिन उसे ये पसंद है। इसी बीच अपना हीरो जे से तंग आ चुका है और निष्कर्ष निकालता है कि वो मक्खियों से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। रे फिर हार लेकर उछलता है, लेकिन रे उसे डॉज कर लेता है जब वो ऊपर की तरफ उछलता है और एक पल में वो हवा में गायब हो जाता है। जबकि साथी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कहाँ गया। उनमें से एक उन्हें चेतावनी देता है कि अपनी सुरक्षा कम ना करें, क्योंकि रे एक ब्लैक बेल्ट नाइट है। जैसे ही साथी चिंतित होते हैं, कुछ सेकंड्स बाद रे उन पर हमला करता है जब वो उस पर तलवार चार्ज करता है। वो आदमी के सर पर तलवार एक जोर की आवाज के साथ मारता है, लेकिन एक और साथी रे की तलवार को ची का इस्तेमाल करते हुए दूर फेंक देता है, जिससे वो हथियारहीन हो जाता है। मौका लेने के लिए झपटते हुए साथी उसकी तरफ उछलते हैं, अपनी तलवारें उस पर एक साथ फेंकते हुए। वो एक साथ उस पर अपनी तलवारें चार्ज करते हैं, जबकि रे टर्टल गॉन्टलेट्स के साथ उन सबको डॉज करने में कामयाब रहता है। जब वो जोर से पीछे हट जाता है, उसे फिर एहसास होता है कि सभी हमलावर काफी काबिल हैं। जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। किस्मत से अगर राय ने आइस गोलम के आइस एलिमेंटल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो उसे अपने गॉन्टलेट्स फिर से ठीक करवाने पड़ते। अपने गॉन्टलेट्स को डैमेज से बचाने के लिए फ्रीज करते हुए रे अनुमान लगाता है कि रेगुलर क्लोज कॉम्बैट का अब कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ मास्क वाला लीडा और जे एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं। जबकि जे मास्क वाले आदमी को फिसलने वाली मछली कहता है, लीडा भाले को ऐसी ताकत से फेंकता है कि ची में लिपटा हुआ। लेकिन सबसे अनप्रिडिक्टेड चीज तब होती है जब जे उस भाले को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है।
उस भाले को पकड़कर वो मास्क वाले आदमी से पूछता है कि क्या उसने सोचा था कि वो उसे चोट पहुंचा सकता है। जैसे ही उसके हमले की गहरी गड़गड़ाहट हर जगह धूल बिखेरती है, जे कन्फेस करता है कि वो इसे कंट्रोल करने में अच्छा नहीं है, लेकिन मैदान में उसे एहसास होता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। अपनी तलवार पकड़कर बड़ा आदमी गर्व से दावा करता है कि उसके पास रेगुलर इंसान से कई गुना ज्यादा ची है और उनके लिए ये जहर हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये अच्छी शराब है। अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ जे उसकी तरफ उछलता है, अपनी तलवार आग से जलती हुई, और अपनी ची को बांधता है। पागल होकर वो तलवार को अनोखी ताकत से मारता है, जबकि मास्क वाला आदमी इसे अपनी ची से मुश्किल से रोक पाता है। तभी जे आखिर में उसका मास्क पकड़ लेता है और एक भयंकर वार मारता है, जिससे वो आदमी हवा में उछल जाता है जब वो जोर से दूर जाकर गिरता है। उसी पल उस दिमाग हिला देने वाले हमले के बाद के प्रभाव एक बड़े विस्फोट में बदल जाते हैं, जिसे देखकर रे भी काफी शॉक्ड हो जाता है, सोचते हुए कि क्या ये सच में एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के पास हो सकती है। इसी बीच जे आदमी का मास्क पकड़े हुए कहता है कि उसका हथियार काफी अच्छा है कि वो उसे एक हमला सह सका। मास्क फेंकते हुए जे आदमी का मजाक उड़ाता है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है, जबकि वो आदमी जिसे उसने बुरी तरह पीटा था अभी भी खड़ा हो पाता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो आदमी जीरा निकलता है। हंसते हुए जे अपने क्लासमेट जीरा को देखकर ज्यादा हैरान नहीं लगता, जो तीसरे साल का भी है, और उसे ताना मारता है कि उसने इन सालों में बहुत सी चीजें छिपाई हैं। जीरा उस पर काफी गुस्सा दिखता है, और अब जब वो एक्सपोज हो गया है, उसके अंदर गुस्सा उबलता है जब वो जे पर हमला करने के लिए उछलता है। लेकिन बड़ा आदमी इसे अपनी तलवार से एक जोर की आवाज से रोकता है। दूसरी तरफ अपना हीरो 5 साथियों से लड़ने में संघर्ष कर रहा है, जो काफी परेशान करने वाले हैं। लेकिन उसे इस बात से राहत महसूस होती है कि कम से कम जे उसे लीडर को व्यस्त रखने में मदद कर रहा है, सोचते हुए कि वो इसके लिए उसका एक एहसानमंद है। जबकि वो एक दुश्मन का हाथ फ्रीज करता है, दूसरा उस पर हमला करने के लिए झुकता है, लेकिन रे एक बार फिर गायब हो जाता है। छिपते हुए अपने हीरो को अपनी माना रिकवर करने के लिए समय खींचना है, ताकि वो उनसे आसानी से निपट सके, और ऊपर चढ़ जाता है ताकि कोई उसे देख ना पाए। साथ ही एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि राय उन पर हमला ना करने दे, और वो उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो और नहीं टिक सकता, इसलिए अगर वो अभी बाहर आ जाता है तो वो चीजें उसके लिए जल्दी और दर्द रहित बना सकते हैं। दूसरी तरफ जे फिर से एक जोरदार ताकत से हमला करता है, लेकिन जेरा उसे डॉज कर लेता है जब वो पीछे झुक जाता है। इसके बाद जे उससे पूछता है कि वो और कितनी देर छिपेगा, और उसी पल जेरा अपने कवर से कुछ बाहर फेंकता है, जो एक पोशन की बोतल जैसा लगता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, जे ग्री कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, और रे ये सब ऊपर से देखते हुए समझ जाता है कि ये क्या है। जैसे ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, पता चलता है कि ये प्लेग ऑफ शैडोज है, और जेरा उस पर्पल पोशन को गटक जाता है, और एक अजीब पर्पल ऑरा उसे घेर लेती है। जे महसूस कर सकता था कि उसकी ची में कुछ गड़बड़ है, और एक तनावपूर्ण पल सामने आया जब एक पर्पल ऑरा अंदर से निकली और जीरा ने कंट्रोल खो दिया, एक भयंकर राक्षस में बदल गया। अचानक से रे चिल्लाता है और जे को सावधान रहने की चेतावनी देता है। अचानक से स्ट्रांग होकर जीरा, जो अब प्लेग ऑफ शैडोज में बदल चुका है, जे की तरफ उछलता है, उस पर भार्चा चार्ज करते हुए। ये नोटिस करते हुए कि वो अजीब तरह से स्ट्रांग है, जे लोकी डर जाता है और डॉज करने की जरूरत महसूस करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई कर पाता, जेरा उसके सीने में भार्चा घूम देता है। खून बहते हुए जे हैरान रहता है, क्योंकि वो अनुमान लगाता है कि उसकी स्पीड और डैमेज अभी से कम 10 गुना ज्यादा है। उसे एहसास होता है कि अगर वो जेरा से एक और हमला डॉज नहीं करता तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। चिंतित होकर रे नीचे की परेशानी को महसूस करता है और सोचता है कि अगर वो जल्दी इन साथियों से नहीं निपटा तो बाजी पलट जाएगी। इस दौरान साथियों में से एक लाल बाल वाले बच्चे को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ उछलता है, लेकिन अपना हीरो साफ कर देता है कि उसके पास अब उसके साथ खेलने का समय नहीं है, और उसे बुरी तरह पीटता है जब वो उसे अपने जलते हुए गॉन्टलेट से मारता है। इसी बीच जेरा लगातार जे पर हमला करता रहता है, और उसे ये कहकर मजाक उड़ाता है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना सब कहते हैं। जैसे ही उसे चोट लगती है, वो खुद को संभालता है, और वो अपनी तलवार जमीन पर टिकाता है ताकि वो दूर जाकर गिरने से बच सके। कांपते हुए जे कहता है कि उसे डिफेंसिव साइड पर रहने की आदत नहीं है, और उसमें अभी भी कुछ ताकत बची है। जेरा निष्कर्ष निकालता है कि यही उसकी कहानी का अंत है। उसे मरने के लिए कहते हुए शैडो मॉन्स्टर उसकी तरफ अपना भार्चा चार्ज करके बढ़ता है। असहाय महसूस करते हुए जे का शरीर कठोर हो जाता है, क्योंकि वो ना तो डॉज कर पा रहा है, ना ही हिल पा रहा है। जबकि ऐसा लगता है कि ये बड़े आदमी का अंत है, जेरा भार्चे को इमेंस पावर से मारता है। लेकिन रे सही समय पर प्रकट होता है, जब वो भार्चे को अपने फ्रोजन गॉन्टलेट से पकड़ लेता है, जो उसे रोक देते हैं।
सोचते हुए ये कैसे मुमकिन है। जीरा अपने साथियों की तरफ झांकता है और देखता है कि वो बेहोश हैं, जिससे वो और भी हैरान हो जाता है कि लाल बाल वाले बच्चे ने 5 एलीट से अकेले ही निपट लिया। मौका लेते हुए रे फ्लैश फ्रीज का इस्तेमाल करके डर को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन जीरा भार्चा छोड़कर पीछे कूद जाता है। तभी जेगरी, जो बुरी तरह घायल है और खून बह रहा है, रे को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है, जबकि अपना हीरो उसे यकीन दिलाता है कि बाकी सब उस पर छोड़ दे। जे फिर उसे अपने हथियार से सावधान रहने की चेतावनी देता है, जो एक क्रैब स्पाइडर डीमन के कवच से बना है, और कहता है कि ना सिर्फ कठोर है और डैमेज रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन भी है जो उसे चोट लगने पर उसे पैरालाइज कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए रे जीरा से जल्दी निपटने के बारे में सोचता है और इसके साथ वो ची रिलीज करता है, जिससे वो आग से जल उठता है। फाइट जारी रहती है और अपना हीरो उसके तेजी से आते हमलों को डॉज करता रहता है। एक ही पल में जीरा आखिर में रे को पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि उसका हथियार थोड़ा झुक जाता है, उस पर बर्छा मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जोर से फेंके जाने पर जीरा से लड़ना बहुत शक्तिशाली लगता है, क्योंकि रे फैसला करता है कि उसका हथियार रूप भी बदल सकता है। इसके अलावा उसकी छाती का कवच भी टूट गया है और उसके गॉन्टलेट्स ने इतने हमले रोके हैं कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। हाँफते हुए वो सोचता है कि उसे एक बार फिर चोट लगने पर पैसिव होना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी तलवार वापस उठानी है। तभी जेगरी उसे बुलाता है और ये जानकर कि वो एक हथियार ढूंढ रहा है, वो अपनी तलवार रे की तरफ फेंकता है, उसे अपना बेबी इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, अपने हथियार का जिक्र करते हुए। जैसे ही अपना हीरोज बड़ी सी तलवार को पकड़ता है, वो उसके भारी होने के कारण थोड़ा डर जाता है। वजन ना सह पाने के कारण रे को पसीना आने लगता है जब तलवार जमीन पर गिर जाती है। जबकि अपना हीरो उसके वजन से हैरान है, जे मानता है कि ये सच में भारी है और उसे इसे घुमाने की सलाह देता है। अपनी चीख का इस्तेमाल करते हुए रे के पास इसे घुमाने के अलावा कोई चारा नहीं लगता, वरना वो दोनों यहाँ मर जाएंगे। जैसे ही आग निकलती है, अपना हीरो तलवार को पकड़ने और जीरा की तरफ मारने में कामयाब रहता है। तलवार उसके बर्छे से टकराती है और जीरा बड़बड़ाता है कि ये बेकार है, ये बताते हुए कि उसका बर्छा स्वाभाविक रूप से इस तरह के भारी हथियारों के खिलाफ स्ट्रांग है। उसी पल उनके बीच की हवा में तनाव के साथ क्रैकल और फिज होने लगती है, जब रे आइस पावर्स का इस्तेमाल करता है और तलवार जमने लगती है। इसी बीच ये जीरा को डराता है कि तलवार के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बर्छे का किनारा जमने लगता है। आइस एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जीरा का बर्छा, जो तलवार के खिलाफ पकड़ा हुआ है, वो भी जम जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। उसकी तो हालत खराब हो जाती है जब वो देखता है कि उसका हथियार टुकड़े टुकड़े हो गया है। लेकिन सबसे बुरा तो अभी होना बाकी था, जब रे आखिरी बार तलवार घुमाता है और उसे घोंप देता है और खून इधर उधर फैल जाता है। जहां जीरा का बुरा अंजाम होता है, वहीं जे रे की तारीफ करता है उसके जबरदस्त अटैक के लिए। उसके बाद बर्फ से ढकी तलवार की धार जमीन पर पटकने से टूट जाती है। अपनी किस्मत को अच्छा मानते हुए अपना बंदा जोर जोर से हाँफता है और सोचता है कि इस एक ही वार में उसने अपनी लगभग सारी ताकत लगा दी थी, और अगर ये काम नहीं करता तो वो ये लड़ाई हार जाता। इसके साथ ही राय मैना साइफनिंग का इस्तेमाल करके जीरा का मैना अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टारगेट इन्फेक्टेड है। तभी उसे समझ आता है कि जीरा प्लेग ऑफ शैडोज से इन्फेक्टेड है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर खुद को इन्फेक्ट किया था उस शीशी से पीने के बाद, जिससे उसकी चीप पर्पल ब्लैक हो गई थी। उसके दिमाग में एक शक पैदा होता है जब रे सोचता है कि ये तो बिल्कुल डार्क गिल्ड के लोगो जैसा है। ये जानते हुए कि प्योर ब्लड गिल्ड और डार्क गिल्ड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अंदाजा लगाता है कि प्योर ब्लड वालों ने किसी तरह वो अजीब सा पोषण हासिल कर लिया है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है। खैर, ड्रैगन सिस्टम उसे बताता है कि राय ने एक नई एबिलिटी अनलॉक की है, जिसका नाम है ग्लैमर। इस बारे में सोचते हुए अपना बंदा हमेशा एबिलिटीज तभी अनलॉक करता है जब वो मौत और जिंदगी के बीच वाली सिचुएशन में होता है और एक नए स्किल पाने के बारे में सोचता है। वैसे भी वो पहले लाशों को ठिकाने लगाने का सोचता है और जीरा की तलाशी लेता है कुछ अजीब चीज ढूंढने के लिए। अपने बंदे के हाथ वो पर्पल पोशन की बोतल लग जाती है, और उसी पल उसका शक सच में बदल जाता है जब उसे ये पक्का हो जाता है कि उन्होंने ये पोशन गलती से हासिल नहीं किया था, बल्कि कोई ग्रुप में ये चीजें बना रहा है। उस पोशन की बोतल को पकड़कर राय को अजीब सा एहसास होता है कि अकेडमी में हर जगह खतरा और मुसीबत है। भले ही वो विंसफोर्ड और सर के पर भरोसा कर सकता है, उसे संभल कर चलना होगा और आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करना होगा। वो ये भी सोचता है कि हो सकता है ये पोशन अकेडमी में ही बनाया गया हो, जो अपने आप में खतरों से भरा है। शैडोज लगता है अकेडमी में घुस चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट्स को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये उनकी जान खतरे में डाल सकता है।
जब दो सबूत मिटाने के लिए जीरा की बॉडी को जला देता है, राय को शक होने लगता है कि इसका एक ही मतलब हो सकता है कि बड़े लोग जानबूझकर उसे छिपा रहे हैं। ये हेड नाइट्स या 6 एल्डर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद राय जे के पास जाता है और उसे तलवार देने के लिए थैंक यू बोलता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। जे कहता है कि वो ठीक है और बताता है कि उसकी बेबी यानी तलवार रे पर अच्छी लग रही है और पूछता है कि क्या वो सच में एक मेज है। अपना बंदा मानता है कि उसे थोड़ा जादू आता है, जबकि जे उसकी तारीफ करता है और सोचता है कि ये कितना ऑसम है, क्योंकि उसने कभी कोई ऐसा मेज नहीं देखा जो उसकी तरह लड़ सके। राय फिर उम्मीद करता है कि वो अपनी ताकत को सीक्रेट रख पाएगा और उससे प्रॉमिस करता है कि मौका मिलने पर वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। जे उसे यकीन दिलाता है कि वो समझेगा। आखिरकार राय ने उसकी जान बचाई है। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ वो बड़ा सा लड़का अपनी जिंदगी उसके नाम कर देता है और लाल बालों वाले लड़के से कहता है कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो बस एक बार बोल दे और वो उसके लिए नर्क की आग में भी कूद जाएगा। लेकिन अपना बंदा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे कंपटीशन से पहले अपने घाव ठीक करवाने का सुझाव देता है। अपने वुल्फ को बुलाकर वो जे को बताता है कि नोआर यानी वुल्फ उसे इन्फर्मरी तक ले जाएगा। ये देखकर ग्री के होश उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उसे पता चलता है कि राय तो जानवर भी समन कर सकता है और उसे बुरा लगता है कि वो राय को हराने के बारे में सोच रहा था। नुआर कर बैठकर वो जे से पूछता है कि क्या उसे हीलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना बंदा इस बारे में काफी चिल लगता है और कहता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा स्पेशल है, इसलिए वो कल तक ठीक हो जाएगा। जाते हुए वो नुआर को एक अलग रास्ते से जाने को कहता है जहां लोग उसे ना देखें, जिससे जे हैरान हो जाता है कि ये जानवर उसके ऑर्डर्स भी मानता है। अगले दिन रे अपनी आर्मर रिपेयर करवाने के लिए वेपन शॉप जाता है जो शाम तक ठीक हो जाएगी। जब वो गुजर रहा था तो लोग उसके बारे में बातें करने लगे थे क्योंकि वो रे को पहचान जाते हैं। वही लाल बालों वाला लड़का जो कंपटीशन में शामिल हुआ था, लेकिन वो धीरे बोलते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, ये याद करते हुए कि वो कितना रूथलेस था। उनकी बातें सुनकर राय उन्हें नज़रअंदाज करता है और सोचता है कि ये इंसान कितने अनजान है। उसके बाद वो एक कमरे में जाता है और शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। इसके साथ अपना बंदा अपना नया ग्लैमर स्किल ट्राई करने का सोचता है। हैरानी की बात है कि स्किल उसे एक नए इंसान में बदल देता है जिसके काले बाल और ग्रे आंखें हैं। कुछ लड़कियां टूर्नामेंट ग्राउंड की तरफ जाते हुए आपस में डिस्कस कर रही हैं कि उन्हें कंपटीशन देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना हंटिंग मिशन पूरा नहीं किया है। वो जानती है कि इस साल सेकेंड ईयर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, जिसका मतलब है कि इस साल फाइनल्स एक अलग लेवल के होंगे और उन्हें ये भी देखना है कि नोबल्स किस तरह के नाइट्स को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो भी उसी डायरेक्शन में काम कर सके। जब वो बातें कर रही होती हैं, एक काले बालों वाला लड़का उनके पास से गुजरता है और वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं। उसकी एक झलक से ही फिदा हो जाती हैं। पता चलता है कि ये रे है और वो सोचता है कि ग्लैमर के अंडर रहते हुए उसे हर घंटे 5 माना पॉइंट्स खर्च करने होंगे और उसके करंट माना से वो अगले 8 घंटों तक इसे मेंटेन कर सकता है, जब तक कि वो लड़ाई ना करे। लोग उसके पास से गुजरते हुए उसकी तारीफ करते हैं, जबकि वो सोचता है कि ये कितना आसान होने वाला है क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है। ये कहने के साथ ही उसे याद आता है कि कैसे कोई उसे कम सिल्वर कॉइन्स में हीलिंग पोशन ऑफर कर रहा था क्योंकि वो एक एडवेंचरर है, जबकि दूसरा उसे एक सराय ऑफर कर रहा था जहां से टूर्नामेंट का शानदार व्यू मिलता है, वो भी कम दाम में। इतना हैंडसम होने पर अपने बंदे को एहसास होता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था और सोचता है कि ये कितना अजीब है कि लोग उसके साथ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं बस इसलिए कि उसने अपना अपीयरेंस बदल लिया है। उसके हिसाब से इस दुनिया की सोच बहुत ही अजीब और पथेटिक है। तभी उसे सिल्विया दिखती है और जैसे ही वो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उसका नाम पुकारता है, वो उसे हैरानी से देखती है और उसी पर राय को समझ आता है कि अब वो लाल बालों वाला लड़का नहीं रहा। सिचुएशन को संभालने के लिए वो उसे बताता है कि वो जानता है कि वो उन कॉम्पिटिटर्स में से एक हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है और वो हार्ट फैमिली से है। वो यहाँ उससे मिलकर खुश है और कल उसके कंपटीशन का इंतजार कर रहा है। रूड न लगते हुए सिल्विया उससे उसका नाम पूछती है क्योंकि वो उसकी फैमिली को जानता है। तभी राय अपने अतीत में एक ड्रैगन के रूप में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे लोग उससे इतना डरते थे और जहां भी वो आता था वहां छुप जाते थे। तब उसे सैन बुलाया जाता था। इस सोच में डूबे हुए वो तब होश में आता है जब वो सिल्विया को अपने सामने हाथ हिलाते हुए देखता है और वो माफी मांगता है, अपना परिचय नेस के रूप में देता है। इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और सिल्विया बताती है कि उसे ब्लैकस्मिथ के पास अपनी सिंगल हैंडेड स्वॉर्ड का वेट बदलवाना है।
तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो उसके साथ जाता है तो वो अलग नहीं दिखेगा क्योंकि उसे वैसे भी वहीं जाना था। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो साथ आ सकता है क्योंकि वो एक नया ब्रेस्ट प्लेट खरीदने का सोच रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या उसकी तलवार एडवांस्ड बीस्ट क्रिस्टल से बनी है और सिल्वर बालों वाली लड़की बताती है कि ये फिन टाइगर के बीस्ट क्रिस्टल से बनी है और उसकी फैमिली ने ये उसे कल रात कंपटीशन के लिए भेजी थी। जब वो तलवार की तारीफ कर रही होती है, अंदर ही अंदर राय को एहसास होता है कि नोबल्स और आम परिवारों के बच्चों के लिए ये कैसा होता है जिन्हें ऐसी चीज सालों की मेहनत के बाद ही मिल पाती है। ये जानते हुए कि वो एक एडवेंचरर है, सिल्विया फिर सवाल करती है कि क्या वो अक्सर खतरनाक जगहों पर जाता है। और नेस्ट जवाब देता है कि वो मिशंस के लिए बॉर्डर के पास की जगहों पर जाता है, जिससे वो सोचने लगती है कि क्या उसकी फैमिली कभी इसकी इजाज़त देगी क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। ये जानते हुए कि उसे बाहर निकलने का मौका शायद ही मिलेगा, सिल्विया बताती है कि एकेडमी छोड़ते ही उसे अपने परिवार के पास वापस जाना होगा, इसलिए उसे एडवेंचरर्स की आज़ादी से जलन होती है। लेकिन ये शब्द राय को एक दर्दनाक याद दिलाते हैं, जहाँ उसके पिता, जो एक एडवेंचरर थे, अपनी जान गंवाने के बाद बेजान पड़े थे। निराशा से वो उससे कहता है, यहाँ किसी को पूरी आज़ादी नहीं है। इसके साथ ही उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और चिंता होने लगती है कि क्या हुआ है। लोग उनके पास से भागते हुए चिल्लाते हैं कि आग लगी है और वो दोनों अंदर की तरफ भागते हैं। जिस जगह धमाका हुआ था, वो आदमी जिसकी बिल्डिंग आग में जल रही है, पूरी तरह से टूट चुका है। अपना बंदा नेज के भेष में और सिल्विया भीड़ में से रास्ता बनाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक व्यापारी की गाड़ी पहले सराय के पास रुकी थी और लगता है कि उसमें 20 क्रिस्टल्स थे। कुछ देर बाद धमाका हो गया। जब रे नागरिक से पूछता है कि क्या व्यापारी ठीक है, तो वो आदमी बताता है कि उसे इन्फर्मली भेज दिया गया है। इस बीच आग के पास खड़ी एक औरत जोर जोर से रो रही है क्योंकि उसके 2 बच्चे बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। बच्चों के लिए चिंतित सिल्विया उन्हें बचाने के लिए जल्दी करती है, लेकिन राय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो अंदर नहीं जा सकती। एक लंबी सांस लेते हुए अपना बंदा उसकी जगह जाने का फैसला करता है और सिल्विया अपनी चिंता जताती है, कहती है कि वो जल जाएगा, लेकिन अपना बंदा उसे यकीन दिलाता है कि उसे आइस मैजिक आती है। और इसके साथ रे आग को ठंडा करने के लिए फ्रॉस्ट वाइन कास्ट करता है। जबकि सिल्विया ये देखकर हैरान है कि वो एक मेज है। आग और तेज हो जाती है और राय बर्फ की एक परत से खुद को बचाते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। समय कम होने के कारण वो सोचता है कि उसे ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि आइस पावर्स के लगातार इस्तेमाल से उसका माना खत्म होने वाला है और उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। वो तुरंत ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और बच्चों को टॉप फ्लोर पर देख लेता है, उम्मीद करता है कि वो भागेंगे नहीं। इस बीच बाहर आग तेजी से फैलती है और पत्थर पास खड़े लोगों पर गिरने लगते हैं। जैसे ही एक पत्थर एक आदमी के सिर पर गिरने वाला होता है, उसी पल कोई आग बुझाने के लिए एक वाटर स्नेक कास्ट करता है। तभी सिल्विया देखती है कि ये उसका बड़ा भाई है, सोल्जर यूनिफॉर्म में, और वो उसे देखकर खुश हो जाती है। अपनी वाटर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि काफी टाइम हो गया। आग को इस हद तक कंट्रोल करके राय बच्चों को सुरक्षित बचा लेता है और बिल्डिंग से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। माँ अपने बच्चों के पास दौड़ती है और सिल्विया राय से पूछती है कि क्या वो ठीक है, उसे नेज कहकर बुलाती है। अपना बंदा ये पक्का कर लेता है कि अंदर कोई नहीं बचा। उसके बाद सिल्विया का बड़ा भाई दूसरों को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो मदद नहीं करेंगे। हैरानी की बात यह है कि ये उसके 3 और भाई होते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है कि वो चिल्लाना बंद करे क्योंकि वो उसकी तरह तेज नहीं है। वो तीनों फिर अपनी छोटी बहन को सलाम करते हैं और हैरानी की बात है कि उन तीनों भाइयों के पास भी वाटर एट्रीब्यूट्स लगते हैं, क्योंकि वो बाकी आग बुझाने के लिए अलग-अलग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वहां पहुंचा नाइट सिल्विया के भाई का शुक्रिया अदा करता है कि उसने आग को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले कंट्रोल करने में मदद की। लेकिन वो कहता है कि ये कुछ खास नहीं है, उसे उस दूसरे मेज का शुक्रिया करना चाहिए जिसने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन राय अचानक गायब हो जाता है और बड़ा भाई सिल्विया से पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो अभी कुछ सेकंड पहले यहीं था। ऐसा लगता है कि अपने बंदे को तुरंत भागना पड़ा क्योंकि उसके माना पॉइंट्स खत्म होने वाले थे और वो अपने असली चेहरे में वापस आ गया। जोर से हाँफते हुए राय सोचता है कि बाल बाल बचा, लेकिन वो सही समय पर भाग निकला। Watch out!
Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. भाई गंदा मार रहे हैं यार, गंदा गंदा गंदा। ओ ओ Cover me! भाई कॉर 98 पड़ गई। Killing spree for the blue team! Watch out! In the lead. भाई Team streak has just been put to an end. Watch out! Cover me! Marked a यार location. 2 किल में आज। Down! Reloading! Cover me! Marked a भाई location. मार 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 मार। Watch out! Watch out! Watch out! A lot of time left. Be careful. Killing spree. Cover me. Watch out! भाई गंदा मारा।